तो चलिए बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाई कैरियर क्राफ्टर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स, और ये फिजिक्स सेक्शन से ही लिया गया है। और इस फिजिक्स में आप तो चलिए बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाई कैरियर क्राफ्टर। तो ये जो हमारा फिजिक्स सेक्शन से लिया गया है ना, और इस फिजिक्स सेक्शन में आपका ये शायद हमें लग रहा है कि ये लास्ट ही होना चाहिए। ये जो आपका जो पार्ट है वो लास्ट होगा। करीब करीब फिजिक्स सेक्शन से हमें करीब 15 पार्ट हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। मतलब ये जो होगा वो 14 पढ़ लिए हैं, और इसके बाद ये जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? तो सर जी ये 15 है ना। ये कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? तो 15 है। आवाज आ रहा है? ठीक है। आवाज आ रही है सबके? ठीक है। तो चलिए स्वागत करते हैं, और आपका स्टार्ट करते हैं को बिना देरी किए हुए, है ना। ये हमारा एप्लीकेशन का आपका सब्सक्रिप्शन लेना पसंद करते हैं, आपका एप्लीकेशन हमारा पसंद पड़ता है, तो आप वहां से एप्लीकेशन पे भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप उसके अनुसार से जो भी चाहिए वहां पे आपको मिल जाएगा। क्यूज चाहिए, क्यूज आपको देने के लिए मिल जाएगा। एक तरह से आपको यदि कहा जाए तो आप क्वेश्चन आंसर वहां पे देख सकते हैं। आप नोट्स देख सकते हैं कि नोट्स कैसा है। आप वहां से क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। मतलब वहाँ जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे अधिकांश चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपना क्वेश्चन की ओर। हमारा ये फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है, मतलब कि ये लास्ट एक्सरसाइज, समझिए कि लास्ट एक्सरसाइज तक ये कवर कर दिया गया फिजिक्स सेक्शन से। इसके बाद में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो कौन सा पार्ट से पढ़ेंगे? तो सर जी केमिस्ट्री पार्ट से पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट से पढ़ेंगे? तो केमिस्ट्री पार्ट से पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब चलिए आंसर देते चलिएगा। चलिए ठीक है, आंसर आप देते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है बच्चा कि निम्न में कौन ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है? नवीनकरणीय स्रोत है तो इसमें से यदि देखा जाए, नवीनकरणीय की बात किया जाए तो इनमें से कोई भी नहीं है जो नवीनकरणीय। ये भी है जो अनवीनकरणीय, ये भी है अनवीनकरणीय। तुमसे पूछा है नवीनकरणीय, तो इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा तेज में चलेंगे, है ना। ऐसा कुछ है नहीं इसमें समझाने वाली कि आप लोग को कुछ मतलब डिटेल दे, है ना। तो चलिए, नरौरा है, नरौरा, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा कि कौन सा राज्य में वो स्थित है। सर जी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयले से प्राप्त ऊर्जा, नवकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और को इनमें से कोई नहीं। तो नवीनकरणीय, नवीनकरणीय का मतलब होता है क्या? कि जो एक समय मतलब खत्म हो जाए, है ना। क्या हो जाए? खत्म हो जाए। और चलिए बच्चे आज आज चुके हैं। शिब्बू, वरुण, सुजीत, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। त्रिभूषण, लवर बॉय, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, चला जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। तो आपको आंसर पता होगा। तीसरा नंबर का आंसर देगा बच्चा। क्या कह रहा कि नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीनकरणीय का मतलब क्या हुआ? जो एक सीमित स्थान हो, मतलब सीमित हो, और वो क्या हो जाए? वो किसी एक समय पर वो समाप्त होने की कगार पर हो, है ना। तो जो समाप्त होने के कगार पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नवीनकरणीय। और नवीनकरणीय मतलब जो समाप्त होने के कगार पे ना हो। तो यहाँ पे तुमसे कहा क्या कि कौन सा है जो नवीनकरणीय है? नवीनकरणीय है। तीसरा का आंसर कोई देगा? चलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तीसरा का आंसर ए आना स्टार्ट हो गया है। तीसरा का आंसर ए आना स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। तब तक हम कमेंट वाला थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते तो बेटर रहेगा, है ना।
चलिए, शायद आप लोग का आंसर आना आरंभ हो गया है। क्या कह रहे हैं? चलिए, 3 का ए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। कहता है क्या कि नवीन करनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा सर जी? ऊर्जा हो, सॉरी कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, है ना। चलिए, कोयला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है, तो आप बताएं। और जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? लकड़ी। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हुआ कि जिसे किसी पृथ्वी के अंदर से निकाला गया, एक तरह से माना जाए तो देखा जाए कि वो खनिज के जैसी निकाली जाती है। खनन विधि द्वारा हम पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं वो चीज को हम खनिज मतलब तुम्हारा जीवाश्म कहते हैं। वो लाखों पुरानों वर्ष पुराना होता है, उस चीज की बात कर रहा है तुमसे, है ना। तो कहा लकड़ी। लकड़ी तो पौधा से प्राप्त करते हैं बच्चा। और कोयला हो गया, तो कोयला को हम पृथ्वी के अंदर से निकाल लेते हैं ना, पृथ्वी के अंदर से निकाल लेते हैं। और गोबर जो होता है वो बायोगैस एक प्रकार, इससे हम लोग बायोगैस प्राप्त करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। बायोगैस तुमसे पूछेगा कि बायोगैस जो होती है वो किससे बनाते हैं, किससे निर्माण किया जाए, तो क्या बताओगे? गोबर से, है ना, गोबर से। और इसमें किस गैस की मात्रा होती है बच्चा? तो ध्यान रखना कि CH4 होता है। CH4 जिसे हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन जो एक प्रकार का क्या है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बच्चा आप लोग का डिमांड होना चाहिए, क्योंकि आप यदि आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपका डिमांड होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर जो होगा जीवाश्म ईंधन जो होगा वो क्या? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है वो किसका है? तो सर जी कोयला है जो वो जीवाश्म ईंधन का है। तो बी नंबर हो जाएगा। 5 कहता है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो तुम्हारा गोबर गैस तो बायोगैस का है। तुम्हें आगे चलते हैं तो तुम्हें लकड़ी से भी प्राप्त हो जाती है। तो कोयला जो होता है, कोयला जो होती है वो बायोगैस का सीधा मतलब स्रोत नहीं होता है। आगे चलिए, आगे कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो सर जी कितनी होनी चाहिए? तो 20 किलोमीटर होना चाहिए। कम से कम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की जो पवन जो होती है, पवन विद्युत जनित्र, यानी कि जो हवा से जो चलने वाला जो जनित्र होता, देखे होंगे कि अच्छा ये ज्यादातर ऐसे एक क्वेश्चन आगे हो सकता है मिले, इसमें हो सकता है सेट किया हुआ होगा कि तुमसे पूछेगा कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो ये डेनमार्क इसका आंसर होता है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जाइएगा क्वेश्चन बैंक जाकर उलट कर देखिएगा, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछी हुई है ना। चलिए आगे देखा जाए, तो इसका जो पवन विद्युत जनित्र जो होना चाहिए बच्चा, वो कितना होना चाहिए? कम से कम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना चाहिए, तब वो सही ढंग से चल पाता है। यदि उससे ज्यादा रहेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, मतलब चलने में उसे कठिनाई हो सकता है कि वो जिस यंत्र पर वो टंगा हुआ वो यंत्र को लेकर निकल जाए, मतलब गिरा दे, या उससे कम रहेगा तब वो आपको ज्यादा विद्युत ऊर्जा नहीं दे पाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर कहता है बच्चा कि निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो तुम्हारा कौन सा आंसर होगा? कोयला। तो जैव मात्रा मतलब कि पृथ्वी के अंदर से निकाल रहे, उसका एग्जाम्पल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? तो तुम्हें हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा एक अलग स्रोत से बनाई जाती है, अलग इसका श्रेणी ही होती है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो किस दिन नहीं कर सकते हैं? अच्छा, गर्म जल को प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा मतलब क्या? जो सौर प्लेट का यूज करते होगे आप, और सौर प्लेट के चलते आप पंखा चला पाते होगे, बैटरी चार्ज कर सकते हो, है ना, आप लाइट जला सकते हो। लेकिन वो दिन की बात कर रहा है डायरेक्टली यदि हम जोड़े तो, और बैटरी से यदि बैटरी को चार्ज कर हम किसी यंत्र को चला सकते हो वहां से। लेकिन यदि तुमसे कहता है क्या कि आपको कौन सा दिन, अब कहा कि हमको गर्म पानी करना है, क्या करना है? जल गर्म प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा को यहां होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सौर ऊर्जा का होना चाहिए।
यहाँ पे सौर ऊर्जा का होना चाहिए। सौर ऊर्जा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हम? सौर ऊर्जा का किस दिन उपयोग नहीं करते? वायु वाले दिन। वायु वाले दिन नहीं कर सकते हैं। बादलों वाले दिन, बादल तो कर सकते हैं। धूप वाले दिन तो ये तो आराम से गर्म दिन वाले कर सकते हैं। तो जो तुम्हारा राइट आंसर होगा, वायु वाले दिन नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते बच्चा? तो आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होती है क्या कि जब वायु चलती है, हवा जब चलती है, तो उस समय क्या होता है, आपको वहां पे ये जो तुम्हारा जो सौर प्लेट जो होता है वो ठंडक पड़ जाती है, जिस कारण से आप कह सकते हो क्या कि वायु जो जिस दिन हवा चलती है उस दिन आप वो नहीं कर पाएंगे। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत कौन सा होती है? सर जी सबको पता है कि कौन होता है। पृथ्वी पर एक ही है जो ऊर्जा का सबसे विशालतम स्रोत होता है, जिसका नाम होती है क्या? क्या नाम होती है? तो सर जी सूर्य नाम होता है। क्या नाम होती है? सूर्य नाम होती है। आप लोग का आंसर आ रही है, बहुत बेहतरीन। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। ठीक है, चलो बी बी बी, बहुत बढ़िया। चला जाए आगे, देखा जाए। आगे कहता है बच्चा कि एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम ईंधन है, ये क्या क्वेश्चन है? एक उत्तम ईंधन है, इसमें कौन है जो एक उत्तम ईंधन है? तो एक उत्तम ईंधन की बात करें बच्चा, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो तुम्हारा जैव गैस हो जाएगा। जैव गैस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वायु गैस के नाम से। बायोगैस, बायोगैस नहीं, बायोगैस। क्या बोलते हैं इसे? बायोगैस के नाम से जानते हैं। बायोगैस के नाम से जानते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं सर जी? गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? गोबर गैस के नाम से जानते हैं। इसके बाद यदि ये ऑप्शन ना रहता तो हम क्या मारते सर जी? पेट्रोलियम मार लेते। आगे कहता है क्या कि कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो सर जी ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे देखा जाए। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर या किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। चलिए प्रिंस 10 का सी बता रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वरुण सी, चलिए ठीक है। सुजीत कुमार 10 का सी, चलिए बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आज लगा कि हमें क्लास कर रहा है ना। ये हमारा फिजिक्स का शायद लास्ट सेट है और आप लोग जुड़े हैं, हमें बहुत खुशी हुई है ना, बहुत खुशी हुई। लेकिन आपको अब हमें अनुभव हो रहा है कि नहीं, आप लोग को भी पढ़ने का इच्छा जाग रही है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए त्रिभूषण बता रहे हैं सी, वरुण बता रहे हैं बी। अच्छा एक चीज और बता दीजिएगा आप लोग कि जो कौन सा बी या कौन सा सी जो लिखते हो ना, आगे नंबर लगा दिया करो कीजिए। आप क्या लगा दीजिए, लगाइए कि कौन सा नंबर के आप आंसर दे रहे हैं, है ना। तो इस चीज को फिर थोड़ा सा ध्यान देना है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर कार्य करती है या किस सिद्धांत पे कार्य करती है, आपसे बच्चा क्वेश्चन पूछती है तुमसे। तो क्या किस आधार पे करता है? तो नाभिकीय संलयन के आधार पर। नाभिकीय संलयन में क्या होता है बच्चा कि ये जो छोटे छोटे जो अणु जो होते हैं, छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता है, एक बड़े अणु का। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है क्या? एक बड़ा है और एक बड़ा है, एक बड़ा है और उस बड़े में क्या होती है, एक बड़ा जो होता है वो क्या करता, सॉरी उल्टा बोल दिए है ना, ये जो आपका ये जो उल्टा बोल दिए थोड़ा सा। ये नाभिकीय संलयन में इसका जो आंसर होगा, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर कार्य करता, तो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है ना। लेकिन नाभिकीय संलयन की बात करें, नाभिकीय संलयन के, तो इसमें क्या होती है, इसमें क्या होती है कि एक बड़े अणु होते हैं, एक बड़े अणु, और क्या होता है कि ये टूट कर छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है। और ये जो काम करता है वो कौन कर, इस सिद्धांत पे कौन करता है? तो सर जी परमाणु बम काम करता है। कौन करता है? परमाणु बम काम करता है। ठीक है, आगे देखा जाए। आगे कहता है क्या कि बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? तो आपको पता होगा कि जो ज्वारीय ऊर्जा जो टरबाइन जो होती है बांध जो जहां पे डंप जो बनाया जाता है, बहुत सारे नाम सुने होंगे, हीराकुंड बांध, सतलज पे ऐसे कर करके बहुत सारे बांध के नाम सुने होंगे आप, भीम बांध। तो ये सब जो बांध होती है उसे बांध बनाकर क्या किस लिए मतलब बनाया जाता है? तो इसका बनाने का जो मेन जो कारण है, वहां से उस पे जो
जो ऊर्जा होती है, जो वहां पे अस्थायी ऊर्जा जो रहता है, उस ऊर्जा को पानी धीरे धीरे निकाल कर वहां पे टरबाइन के द्वारा हम कौन सा ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। कौन सा ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। फिर कहता है बच्चा कि 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर की भूमि जरूरी होती है, तो एक के लिए आप कम से कम रखिएगा तो कितना हेक्टेयर को याद रखना है, 5 हेक्टेयर। कितना हेक्टेयर याद रखना है, 5 हेक्टेयर याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग का आंसर देखकर हमें अंदर से खुशी हो रहा है ना, अंदर से खुशी मतलब लग रहा है क्या कि अभी हम जाकर और मिठाई खाकर आए, मतलब मिठाई मतलब समझ रहे हैं ना, मिठाई। बहुत बढ़िया लगा कि आप लोग जुड़े यहाँ पे और अपना मतलब यहाँ से पढ़ने का थोड़ा सा जुनून जो है वो थोड़ा सा लाए है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अति सुंदर। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान रखता है? अच्छा, भारत का पवन ऊर्जा, अच्छा पवन ऊर्जा में बच्चा, पवन ऊर्जा की बात करें तो भारत में जो होती है इसका करीब करीब कभी कहीं कहीं पे तीसरा भी आंसर तुम्हें दिखाई पड़ेगा और कहीं कहीं पे 5वां भी आंसर दिखाई पड़ती है। आप उसके हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में दोनों है, लेकिन ज्यादातर ये बहुत करीब करीब पूरे विश्व का 10% जो होता है वो क्या होती है, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादित होता है, केवल 10%। अब बाकी जो पहला स्थान जो होता है बच्चा, पहला वो कौन है, चीन है। वही चाइना चिंग चोंग चोंग वाला है ना, चिंग चोंग चोंग जो होता है ना, वही चिंग चोंग चोंग वाला चाइना होती है, मतलब कि चीन है। चीन है जो प्रथम स्थान पर है और दूसरा स्थान पर अमेरिका होता है। दूसरा स्थान पर कौन होता है, अमेरिका होता है। तो इसका राइट आंसर आप मान के चलिए कि 5 ही ज्यादातर दिखाई पड़ेगा। कौन सा दिखाई पड़ेगा, यदि 5 ना रहेगा तो आप तीसरा लेकर चलोगे। ठीक है, आगे देखा जाए। कहा पवनों का देश कहा जाता है, अभी बताया था कि पवनों का जो देश होता है बच्चा, पवनों का जो देश होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब पवनों का देश किसे कहा जाता है, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा। तो ये जो पवनों का जो देश होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेनमार्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेनमार्क कहते हैं। आगे कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, अभी पता है ना, सरदार सरोवर बांध हो गया, हीरा कुंड बांध हो गया, बहुत सारे महान ऐसे कर करके बहुत सारे बांध होते हैं, उसे विद्युत ऊर्जा को तैयार करने के लिए बनाई जाती है। ये जो सरदार सरोवर बांध जो होता है बच्चा, वो कहाँ पे है, तो नर्मदा पे है। कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे कहा था कि सौर सेल को बनाने के लिए किसका उपकरण किया जाता है। जो सौर सेल होता है बच्चा, सौर सेल उसको बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, उस पे देखे होगे आप, थोड़ा सा चमकीला एक पदार्थ होता है बच्चा, उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, सिलिकॉन का। किसका उपयोग करते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन मतलब SI। बच्चा याद रखिएगा, चिप जो होते हैं, चिप के नाम सुनेगा, चिप जिसे मेमोरी कार्ड कहते हो, जो चिप जो तुम्हारा होता है, या जो सिम होता है, सिम कार्ड जो होता है, सिम कार्ड जो होता है, ये दोनों का दोनों जो कार्ड होता है, कार्ड ये दोनों बनाई जाती है किससे, सर जी, तो सिलिकॉन से बनाई जाती है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या याद रखे बच्चा, तो हमें पता है क्या, कितने होते हैं, 14 होते हैं। क्या होते हैं, 14। अच्छा बच्चा एक चीज और याद रखिएगा सिलिकॉन से, कि सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन एक प्रकार का उप धातु है। क्या है, उप धातु है। क्या होती है, उप धातु। इसकी संयोजकता निकालोगे तो 2 8 2 8 4 आ जाएगी, यानी इसकी संयोजकता यदि देखा जाए कितनी है, 4 होती है। ठीक है, तो ये आपको यहां से आगे देखिएगा। आगे कहता है बच्चा कि बायोगैस का उत्पादन होता है। बायोगैस का उत्पादन किससे हम कर लेते हैं, सर जी, मुख्य रूप से हमें किसकी जरूरत पड़ती है, गोबर की जरूरत पड़ती है। यदि गोबर ऑप्शन ना रहे तब क्या मारेंगे गुरुजी, उसके अनुसार जो जैव घटक होगा उसी को अनुसार से ज्यादातर देखना है आपको। ठीक है, आगे देखा जाए। सौर पैनल बनाया जाता है। सौर पैनल जो होता है बच्चा, जो ये जो जो अभी बताया ना कि सौर पैनल जो होता है वो मुख्य रूप से बनाया जाता है किससे, तो आपका SI सिलिकॉन से बनाई जाती है। लेकिन अब कहा क्या, ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो कहता है क्या कि सौर
कुकरों को संयोजित करके, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके या सौर केंद्रकों को संयोजित करके, तो ढेर सारी हम क्या करते हैं, सौर सेल लाते हैं, ढेर सारी सौर सेल लाते हैं और सौर सेल को लगाकर एक हम क्या करते हैं, एक पैनल का निर्माण करते हैं और उस पैनल का नाम होता है कौन सी पैनल, तो सर जी हमें सौर पैनल के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा, बहुत जल्द खत्म कर दिए, इतना बड़ा कुछ बड़ा टाइमिंग नहीं लिए क्योंकि हम लोग उसका डिस्क्राइब ज्यादा नहीं करते जा रहे थे, मतलब उसके बारे में सभी ऑप्शन के बारे में नहीं देख रहे थे। लास्ट एक्सरसाइज था फिजिक्स का और इसमें कुछ मजा हमें भी नहीं आया, आप लोग का भी मजा नहीं आएगा। इससे पहले यदि आप 14 वीडियो नहीं देखो तब जाकर वहां पे देखो क्या मजा आता होगा उस वीडियो में, है ना। तो उन सभी वीडियो को देखें, बहुत बेहतरीन एकदम, जो कहो जो आपको चाहिए वो वहां पे आपको प्राप्त होगा। तो बाकी आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो आप टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाए, है ना, और वहां से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। नोटिफिकेशन के लिए आपको टेलीग्राम का जरूरत है, जरूर जुड़े वहां पे जाकर। तो चलिए बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में आपका केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ से करीब करीब 5 पार्ट जो पढ़ेंगे हम लोग, प्योर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फुल्ली केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और एक बार हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि आप 1 से 20 तक एक बार वीडियो को पूरा देख लें, है ना। करीब करीब 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो होगा पूरा बच्चा, और शुरू से 1 से लेकर 20 तक आप देखिए, आपको लगेगा कि नहीं हम केमिस्ट्री जो हमारे पास जो साइंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो खतरनाक वाले ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।